अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। हमारी सोसाइटी के दोहरे मयार के तो क्या ही कहने। स्टेज आर्टिस्ट तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। हम उनको इज्जत नहीं देना चाहते। लोग बैठ के उनकी किरदार कुशी करते हैं। फिर आप में से ही बहुत से इज्जतदार लोग उठ के थिएटर्स में भी जाते हैं, उनके फन को भी सराहते हैं, लेकिन थिएटर से निकलते ही वो एक बार फिर से हमारे लिए बुरी हो जाती है। हमने कभी नहीं सोचा कि इन अदाकाराओं के पीछे, इन किरदारों के पीछे भी कोई कहानी है, और इनमें से अक्सर की कहानियां इंतहाई दर्दनाक हैं। ऐसी ही एक कहानी सिद्रा नूर की भी है, जो डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन अदाकारा बन गई। उसे किन किन मराहल से गुजरना पड़ा, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, जानते हैं सिद्रा नूर से ही। सबसे पहले शुरू करते हैं बचपन से। बचपन में क्या यही सोचा था कि आर्टिस्ट ही बनना है? जो मकाम सोचा था वो पाया? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मुझे बहुत शौक था पढ़ने लिखने का, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन वो बस फैमिलीज इशू की वजह से काफ़ी सारे मामलात घर के, अम्मी अब्बू के आपस में अनबन बहुत ज़्यादा रहती थी, झगड़े बहुत रहते थे, शहर बहुत हमारे तब्दील होते थे कि एक से दूसरे शहर में मेरी पढ़ाई ना हो सकी और डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। तो फिर मेरे सपना एक और जाग गया कि मैं एक आर्टिस्ट बनती हूँ और एक हीरोइन बनना चाहती थी। तो वो भी मुझे लगता है कि मैं नहीं सही से बन पाई। मुझे था कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे और मेहनती भी बहुत हूँ और अपने काम में पूरा हक अदा करती हूँ। तो इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं जिस मुकाम पे मुझे होना चाहिए था वो नहीं मिला पाकिस्तान में मुझे, अपने मुल्क में रह के। कि वैसे तो बहुत नाम है, ठीक है, जितना भी नाम पाकिस्तान से ही मिला है और इज्जत शौहर सब मिला, लेकिन बस मुझे लगता है कि हम यहाँ पे कदर नहीं है काम की, असल आर्टिस्ट की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। सिवाय सिफारिश के, सिवाय पैसे के हम यहाँ पे आगे नहीं निकल सकते। अच्छा, को भी अगर मकाम नहीं मिला इस मुल्क में, जिसको मैं जानती हूँ, हम लोग जानते हैं कि जो डांस में बेस्ट है, जो गाना बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुरीली है, एक्टिंग उससे जो मर्जी करा लो, चाहे इमोशनल सीन करा लो, चाहे फनी सीन करा लो, इतना बड़ा टैलेंट हाउस सिद्रा, उसको भी मकाम नहीं मिला, तो फिर किसको मिल रहा है मकाम यहाँ पे? अब तो डिमांड्स ही और हो गई है ना काम की, अब तो बस सीधी सीधी डिमांड कर देते हैं। क्या डिमांड करते थे? डिमांड यही कि जी आप हमारे साथ रखें कोई ताल्लुक अच्छा सा, तो फिर आपको भी आगे लेके आ सकते हैं। अब देखिए, मुझे कितना काम हो गया, टाइम हो गया काम करते हुए। मुझे कम से कम 15 से 16 साल हो गए हैं फील्ड में। 15-16 साल एक टाइम होता है, एक अरसा होता है, और इस अरसे में मैंने अपने नाम से, काम से नाम बनाया है। अब जब मुझे अब आके कोई कहेगा कि जी आप हमारी डिमांड पूरी करें और फिर आप हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने और पैसे भी कम लें, जो आपके बनते हैं, जो हमारे बनते हैं, जो मुझे पता है कि मेरा ये पेमेंट होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलनी, ठीक है, और फिर इनकी उल्टी सीधी डिमांडें भी पूरी करनी है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे कोई मेरे जैसी काम करेगी। आम लड़की नई जो आएगी, न्यू कमर जो होगी, उसको तो शायद करना पड़ जाए, वो कर भी लेगी। और काफी सारी ऐसी लड़कियों ने माहौल खराब किया, पहले ऐसा नहीं था। जैसे जैसे माहौल चेंज हुआ, नई लड़कियां आई, कुछ बाहर की लड़कियां जिनको ना काम आता है ना कुछ चीज आती है, बस ठीक है जी मुझे नाम बनाना टिकटॉक है। स्टार्स आ गई हैं जी, टिकटॉक तो अब आया है, ये 8-10 साल से यही गेम चल रही है। प्रोड्यूसर्स को आके उन्होंने नई लत पे लगा दिया है कि जी आप आए रात को हमारे साथ बैठे, अवेलेबल हैं हम आपके साथ हैं, कंपनी करें, आप हमारे साथ लाएं और वो पैसे भी नहीं लेती। हक किनका मरा? आर्टिस्टों का, बिल्कुल जो ऐसे। कमा रहे थे, जिनका घर चल रहा था वहां से, हक उनका मर गया। महंगे महंगे ड्रेसेस पहन के, लाख लाख के ड्रेसेस पहन के, पैसे भी नहीं लेने हैं, पेमेंट भी नहीं लेनी है, प्रोड्यूसर भी खुश है, तो बताएं हम जैसे आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे? अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं, जैसे अभी आपने सीनियर आर्टिस्ट की बात भी की, अमानुल्लाह साहब जी का बिल्कुल इंतकाल हुआ, बिल्कुल जी। उनकी तदफीन के वक्त भी जी मसला बना दिया कुछ लोगों ने। जी बिल्कुल, नहायत ऐसी, अफसोस। जब आप इस फील्ड में आ रही थी, जी आइडिया था कि लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगा, स्टेज लोग बातें करेंगे, आपको बातें करेंगे, आपकी फैमिली को बातें करेंगे, आप मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगी, ये चैलेंजेस तो आपने फेस किए होंगे? मेरे घर पे ऐसा था कि मेरे जो फूफो वगैरह थे, चचा वगैरह थे, वो तो बहुत ही सख्त थे। तो हमें तो सोचते ही नहीं थे, टीवी भी देखने नहीं दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से कार्टून्स देख लेते थे, मूवी तो दूर की बात है, गाना तो कान में पड़ना ही नहीं चाहिए। 5 वक्त हम नमाज पढ़े, मतलब ठीक है वो सब कुछ करते थे, लेकिन
जब काम में मैंने शौकिया नहीं रखा कदम। हम्म शौक था, वो हम्म समझ ले मजबूरी के साथ मेरा शौक पूरा हो गया। हम्म वो एक बहाना मिल जाता है ना। मैंने जो मसला मेरा मेन था वो मेरे घर के हालात थे। हम्म मेरे घर के हालात ऐसे थे, अब्बू घर पे होते नहीं थे, अम्मी बेचारी मेहनतें करती थी, हम्म काम करती थी लोगों के। ठीक है, मेरी माँ बीमार रहती थी, घर में बड़ी मैं थी, बेटा कोई बड़ा था नहीं, हम्म हमें कोई देने वाला था नहीं, ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई मामू, ना कोई वो और, तो ना बस बाप। बातें ही कर सकते जी, हैं ना। इवन के बाप भी अवेल नहीं था हम्म हमारे पास। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने अपनी माँ से कह दिया ठीक है मुझे काम करने दो जो मुझे आता है। हम्म ना तो आप लोग मुझे पढ़ा लिखा सकें, हम्म मेरी एज भी इतनी नहीं थी, शायद मैं 12-13 साल की होंगी हम्म जब से मैंने काम स्टार्ट किया। हम्म तो वो मजबूरी से मैंने शोबिज़ में कदम रख दिया। हम्म वो जैसे शोबिज़ में कदम रखा तो जाहिर सी बात है घर के हालात फिर बेहतर हुए। हम्म फिर बाप ने खींचातानी कर दी कि नहीं जी ये काम नहीं करेगी, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा, हम्म तो यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। मेरे चचाओं ने बात की, तो जब मेरे जिन्होंने चचाओं कभी ये नहीं आके पूछा होगा कि घर के हालात कैसे हालात हैं, कैसे हैं कि या एक वक्त बाप का छोड़ के खाना भी चला खा गया है, बाप जी, वापस एक आया वक्त नहीं। का खाना भी खाया है। और एक टाइम तो ये था जब हम लोग मतलब अम्मी अब्बू की सेपरेशन होगी, झगड़े हुए, अब्बू हमें ले गए, हम हम्म दोनों बहनों को, अम्मी बेटों को ले गई, अब्बू हम्म बेटियों को ले गए, तो वो सोचे हम पे वो टाइम एक अजीब सा ही हम्म गुजरा। हम्म और वो फिर हम कभी चचा के घर रह रहे हैं, हम्म कभी कभी फूफो के घर रह रहे हैं, उनके हम्म जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हल्का सा कुछ हो गया तो मार पड़ रही है, कप टूट गया तो मार पड़ रही है, कपड़ा नहीं सूखा तो मार पड़ रही है, पानी गिर गया हम्म तो मार पड़ रही है। तो मेरा तो यही, वो सिस्टर मेरी छोटी थी, उसका तो खैर इतना नहीं होता था। हम्म बड़ी मैं थी तो वो मारें भी मेरे लिए थी, वो खुशियां और गमियां सभी मेरे लिए थी। माँ हम्म बाप के भी देखना वो सब मैं ही देखती थी। फिर फिर लड़की जात थी मैं, हम्म फिर माँ का होना सर पे बड़ा जरूरी था। फिर मेरी सेफ्टी नहीं थी कहीं पे भी, मेरे हम्म चचाओं में मेरी हम्म फुफ्फो वगैरह भी चली जाती थी अक्सर छोड़ के घर पे, अकेला मैं अकेली होती थी। फिर एक चचा मेरा ऐसा था कि जिससे मैं डरती थी कि हम्म ये बंदा मुझसे दूर है, इसके तो पास रहूं ही ना। हम्म वो चची के घर थे हमने रहना, अब्बू ने काम पे रहना, अब्बू ने 15-15 दिन घर ना आना, हम्म क्योंकि अब्बू का काम ऐसा होता था, अब्बू रिक्शा ड्राइवर थे। हम्म वो 15-20 दिन कमा के दिहाड़ी जो उनकी बनती थी दिहाड़ियां वो लाते थे, फिर खर्चा देते थे चची को। कभी हिरासा किया जी उसने? हाँ, वो मुझे एक तरह का समझ लें, मुझे तो पता नहीं था कि क्या है ये, क्या हो रहा है क्या नहीं। वो डराता बहुत था मुझे, धमकाता बहुत था, फिर प्यार से मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से भी मिला दूंगा, तुमने हम्म किसी को बताना नहीं है, चुप रहो, चीख नहीं मारनी, ये नहीं करना, आवाज़ ना निकले, अगर तुमने किसी को ये कह दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तंग आ गई हुई थी कि रोज़ की इसकी इन हरकतों से ना मैं तंग आ गई हुई थी। कभी दरवाजे के पीछे छुपा लेना, कभी चारपाई के नीचे छुपा देना। वो एक मेरी लाइफ का एक अज़ियतनाक वो हम्म एक टाइम था कि मैं कहती थी कि मेरी बहन भी है, और मैं, चचा एक बाप का रूप होता है और मैं एक बाप के पास में मतलब सेफ नहीं थी। मैं अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकती थी, फूफो वगैरह को नहीं कह सकती थी, बाप को भी नहीं बता सकती थी, माँ को भी नहीं बता सकती थी। फिर अम्मी जब आई, फिर जब झगड़े हुए ज़्यादा बड़े, फिर जब फूफो वगैरह के जुल्म हम्म ज़्यादा बढ़ गए, चचा से बच के फूफो वगैरह के घर गए। अब्बू ने कहा बस यहाँ पे रहो। मैंने फिर भी बाप को नहीं बताया कि ये चचा क्या करता है। उसने मौका तलाश करना, उसने उस घर भी आ जाना करना, उसने वहाँ पे भी मुझे अकेला पाना और मुझे तंग करना, और बस छेड़ाखानी और मैंने बचते बचाते रहना करना। मैं बस दुआएं करती थी कि या अल्लाह कब ये वक्त गुजरेगा और हम्म कब मैं बड़ी हो जाऊं। हम्म मैं फिर ये नहीं सोचती थी कि मुझे माँ चाहिए, मैं फिर हम्म ये नहीं सोचती थी कि मुझे बाप चाहिए। मैं ये सोचती थी कि या अल्लाह तू मुझे बड़ा कर दे, हम्म मैं बड़ी हो जाऊं, मैं अपनी अपनी हिफाजत कर अपनी सकूं। भी हिफाजत कर लूंगी और मैं अपनी बहन की भी हिफाजत कर लूंगी। और मैं ये चाहती थी कि अब मैं पढ़ जाऊं, मैं हम्म पढ़ाई मेरी हो जाए कंप्लीट तो मैं कुछ कर सकूंगी अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी बहन के लिए। वो फिर अम्मी अब्बू के जैसे सारे सिस्टम थोड़े से ठीक हुए, अब्बू ने देखा कि इन पे जुल्म हो रहा है, फूफो वगैरह नहीं इनके साथ ठीक चल रही, तो अब्बू फिर अम्मी के पास छोड़ दिया। फिर जब मैंने अपनी माँ के पास गई तो फिर मैंने अपनी माँ को बताया, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, उसने फिर मेरी तकलीफ समझी, हम्म वो समझी कि ये सच कह रही है। फिर एक टाइम आया जब फूफो वगैरह को बताया, अब्बू को बताया, बाप भी शायद यकीन कर गया, लेकिन मेरी फूफो वगैरह ने यकीन ही नहीं किया। उसने कहा कि तुम चुप ही रहो, तुमने नहीं बात करनी किसी से, तुमने किसी को नहीं बताना। फिर बस आहिस्ता 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 मेरा इन रिश्तों से, इनसे एतबार उठ गया। एतबार उठ गया और मैं
दूर होती गई। मेरे अब्बू मरते मरते भी यही कहते थे, उस शख्स को नहीं मैंने छोड़ना, मैं उसे मतलब जब भी वो आता था मेरा चचा सामने तो अब्बू कहते थे इसको बस खत्म कर देना है। वहां से कहानी थोड़ी सी खत्म हुई, चले लाइफ में शोबिस की दुनिया में आ गए। शोबिस की दुनिया में आए तो सोचा कि चलो कुछ अच्छे दिन देखेंगे, कोई अच्छा टाइम देखेंगे। अच्छा टाइम भी यूं आया कि जैसे बस पलक झपकते ही ना निकल गया। और कुछ शायद समझदारी से भी हमने काम नहीं लिया, थोड़ा समझा होता, थोड़ा वक्त को संभाल लेते, कुछ चीजें संभाल लेते तो आज हमें भी ये तकलीफ देखनी ना पड़ती। लोग तो आपको पता है साथ नहीं देते, कहीं ना कहीं खुद ही साथ देना पड़ता है। माँ बाप भी सीधे थे मेरे, जज्बाती थे, तो बस वो भी अम्मी मेरी भी बीमार, दुख ले ले के तकलीफें ले ले के चली गई इस दुनिया से। बाप भी उसके बाद यही टेंशन कि हमारी सिद्रा वो ना बन सकी, हमारी सिद्रा को हम इसके लिए कुछ ना कर सके, इसके कहीं ना इसकी बर्बादी के कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। तो मुझे नहीं लगता वो जिम्मेदार है, मैं कहती बस नसीब में जो लिखा हुआ था तो बस जो होना था मेरे साथ वो हो गया, बचपन से लेके अब तक। और अब तक जो आगे क्या होना है, अब तक मुझे यही लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि शादी करके भी देख ली, प्यार करके भी देख लिया, हीरोइन बन के भी देख लिया, घरेलू खातून बनने की कोशिश की, वो भी बन के देख लिया। तो मेरे ख्याल में मुझे तो फिलहाल मैं अपनी किसी भी जगह से सेटिस्फाइड नहीं हुई और ना मुझे सुकून हुआ है। अच्छा, सिद्रा इतनी समझदारी, सारे रिश्तों के असल रूप देख लिए, जी फिर मोहब्बत में दोबारा धोखा, नहीं पढ़ पाई उस इंसान को, जी बिल्कुल उसकी आ गई नहीं। बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में। जी बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई, क्योंकि देखें एक तो आर्टिस्ट जो होता है वो हसास होता है, सेंसिटिव होता है। खास तौर पे जो लड़की है ना शोबिज में, जो टूटी हुई लड़की होती है, उसको कहीं ना कहीं प्यार ही चाहिए, केयर चाहिए। तो वो जहाँ पे उसको थोड़ी सी केयर मिलती है ना तो उसको लगता है इससे ज्यादा कोई अपना नहीं है। मैं अपनी बात ही करती हूँ, मुझे जैसी कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो केयर के चक्कर में, प्यार के चक्कर में ही मर गए हैं। मैं अभी इतना बड़ा मैं आपको नाम बता रही हूँ कि मैडम नूरजहां कोई आम सा नाम नहीं है। क्या था उनकी जिंदगी में, हर चीज थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं था। ठीक है, अगर हमारे बड़े बड़े आर्टिस्टों को और भी आप देख लें, क्या हो रहा है, शादियां हो रही, तलाकें हो रही हैं। अब किस एज में मतलब शादियां हो रही हैं और किस एज में तलाकें हो रही हैं। क्या है, सुकून नहीं है, दौलतें भी हैं, सब कुछ है। हम लोगों को चाहिए सिर्फ केयर। कोई हमसे बात करता है कि भाई थोड़ी सी केयर कर ली, खाना खिला दिया, किसी ने प्यार से खाना भी खिला दिया तो मेरे लिए तो वो होता है कि यार मेरे घर वाले दुश्मन है, ये सगा है मेरा। अब मेरा हस्बैंड जब मेरी जिंदगी में आया था और मेरा अब्बू बीमार थे, वो हॉस्पिटल एडमिट थे, मैं क्राइसिस में थी, मैं टेंशनों में थी, हॉस्पिटल टाइम दे रही हूँ और वो बंदा दिन रात मुझे टाइम दे रहा है, दिन रात हॉस्पिटल में है, आगे पीछे हो रहा है, भाग रहा है, ये वो। परेशान होगी कि ये बंदा, मतलब उसने फिर प्रपोज कर दिया और मेरा कोई ऐसा सीन भी नहीं था। मुझे एक अच्छे एज अ फ्रेंड की तरह मैं उसके साथ चल रही थी। फैन था। हाँ, ये फ्रेंड था, जस्ट हम बातचीत होती थी। जैसे पता चला अब्बू बीमार है तो वो वहां आना जाना शुरू हो गया। केयर उसने करनी, दवाइयां ला रहा है, भाग रहा है, सर्दी में मोटरसाइकिल पे आ रहा है। मैंने उसके पास नहीं देखा कि इसके पास क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। उसने मुझे जो बात कही है कि ये बात है, मैंने उस पर आमीन किया, उस पर बिलीव किया, उस पर भरोसा किया। उसके कहने पे 1 साल के बाद मैंने उससे निकाह कर लिया। निकाह कर लिया, निकाह के दौरान ठीक है, कोई कमाई नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे खर्चा दो, मुझे वो कर दो। एनिवर्सरी आ गई, बर्थडेज आ गई, सारा कुछ हर चीज़ हम हंसी खुशी हैंडल कर रहे थे कि चलो थोड़ा ये मेरे साथ है, थोड़ा मैं इसके साथ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जनाब के सिस्टम बढ़ते जाएं, मैं उनको समझाती गई कि यार ये देखें, इन चीज़ों से मुझे तकलीफ होती है, मुझे ये बुरा लगता है, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं सारी सारी रात रोती हूँ, आप घर नहीं होते हैं, तो प्लीज इस तरह ना करें। जी इतनी प्यारी बीवी, जी टैलेंटेड बीवी जिससे जी मोहब्बत की शादी हुई जी है, जी। उसको छोड़ के कहाँ रहता है वो शख्स सारी सारी रात? पहली बात तो ये, वो पार्टीज करते रहे, पार्टीज करनी है, गर्ल्स पार्टीज, ठीक है जी वुमेनाइजर। जी। और उसके अलावा मुझसे शादी छुपाई उन्होंने पहली अपनी, मुझे नहीं बताया कि मेरी पहली शादी है। ठीक है, देखिए मैंने उस आदमी से कुछ भी अपना नहीं छुपाया, मेरी मेरा पास्ट क्या था और अब क्या हूँ। ठीक है, उस शख्स ने मुझे शादी का भी तब बताया जब निकाह हुआ, उसके बच्चे का भी तब बताया जब निकाह हो गया, बाद में बताया। मैंने उस चीज को भी आमीन कर लिया। मैंने कहा मैं नहीं कभी कहूंगी कि उसको तलाक दो, वो भी एक औरत जात है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ या क्या सिचुएशन या क्या कहानी होगी उसके आगे जब उसका तुमसे निकाह होगा।
ठीक है, मैं जुल्म नहीं कर सकती, हम्म तुम उसको भी रखो, वैसे भी इस्लाम में 4 जायज है, बस हम्म ठीक है, रखो उसको भी। अब मेरा दिल है, अगर तुम पहले बताते तो मैं वाकई तुमसे शादी ना करती। सिद्रा, उसने देखा कि एक लड़की कमाती जी है अपना, जी कोई उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, जी इंडिपेंडेंट लड़की है, जी दुनिया भी देखी है, समझदार भी है, खूबसूरत भी है, एक दुनिया है उसके पीछे जो जी मरती है। जी फैंस आपके, मैं जानती हूँ जी बहुत जी सारे फैंस हैं आपके। मैं खुद भी आपके जो टैलेंट है उसकी जी जी कदर करती हूँ। जी आपने कुछ नहीं सोचा कि मैं मुझे अगर फिल्म ना मिली, मैंने अगर थिएटर ना किया, मेरे पास अगर पैसे ना हुए, जी उस शख्स ने तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी। मैंने वाकई कुछ नहीं सोचा, मुझे बल्कि उसने जो जो कहा कि ये नहीं करना, मैंने कहा नहीं करना। उसने कहा थिएटर नहीं कर, थिएटर, मैंने कहा चले थिएटर कम करते, घर भी तो चलाना है। हम्म उसने कहा चलो ठीक। हमारे जो सियासतदान है जी जी वो बड़ा कदर करते हैं, हम तो अब यही कह सकते हैं जी कि जी फन की कदर भी करते हैं, एक्टर्स के पीछे भी होते हैं। स्पेशली स्टेज का बहुत रिवाज है पंजाब में स्पेशली। कभी किसी सियासतदान ने कहा है कि घर आके परफॉर्म करें, इनडायरेक्ट आप समझ रही हैं ना, जी कभी जी किसी ने और इस तरह से कोई बहुत से ऐसे फेवर लोग हैं, मांगी हो, या मांगते हैं, क्यों नहीं कि मांगते हैं। पैसे ले लें जी आके घर पे परफॉर्म करें, जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बड़ी दफा हुआ है। बड़े लोगों ने कहा कि जी तो कैसे उनको मैनेज परफॉर्मेंस किया? परफॉर्म कर, आप आएंगी, हम आपकी पूरी इज्जत करेंगे, आपको पूरा हम प्रोटोकॉल देंगे। हम्म और इस तरह की हुई है चीज़ें, हम लोगों ने उन चीज़ों को भी फेस किया, और उन चीज़ों को भी फेस किया कि पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हम्म ठीक है ना, कि आप आर्टिस्ट पैसों के लिए जा रहा है, हम्म कमा रहा है, चलो जी हम एक शो करते हैं, हम्म चलो जी हमें इज्जत के लिए बुलाया उन्होंने, हम्म और जब हम जाते हैं ना वो ऑनर ना वो बात, हम्म यानी कि चल रहा पता है कि हम भाग रहे हैं वहां से, हम्म कि चलो जान बचाओ तो इज्जत बचाओ हम्म तो नसीह है। तो बस आपके सामने ही है सारी हम्म चीजें, तो ये तो ऐसा ही है। वो इज्जतदार लोग जी जो बहुत इज्जतदार हैं, जिनको लगता है ये काम तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा है, यहाँ पे तो जो लड़के आते हैं या लड़कियां आती हैं वो अच्छे ही नहीं है। आपकी तो आपकी फील्ड, हमारे न्यूज़ के लोगों को भी वो जी जी इसी नज़र से देखते हैं कि ये तो मीडिया के या पता नहीं जी शोबिस के जी लोग हैं, रिश्ते भी नहीं करना चाहते उन बच्चियों से, जी बच्चों से। उन इज्जतदार लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? इस फील्ड में आपने यकीनन आपने कहा कि ऐसी फेवर्स के लिए भी कहा जाता है, लड़कियां कर भी रही हैं, जी लेकिन फिर भी अच्छे लोग भी हैं। उन जी जी इज्जतदार लोगों को क्या मैसेज देंगी कि आप लोगों को इंसान इंसान समझा जाए, आप लोगों को भी इज्जत दी जाए? इंसान तो मुश्किल से ही समझ रहे हैं हम लोगों को, अलग अलग नाम रखे हुए हम लोगों के। उन इज्जतदारों से यही कहूंगी कि जब आप किसी को कुछ नहीं ना समझते, तो फिर आपके घर में से कोई ऐसा चिराग निकल जाए जो सबको आग लगा देता है। बढ़िया आपने पते की हाँ, बात की है वैसे। तो मैंने बड़े इज्जतदार लोगों के घरों से चिराग जलते देखे हैं, फिर उनके घर जलते भी देखे हैं। तो इसलिए जब आप किसी को इंसान समझेंगे, तो मेरे ख्याल में आपके घर भी ऐसा कोई चिराग नहीं निकलेगा जिससे आपका घर जल जाए। बहुत शुक्रिया सित्रा। थैंक यू नीलम।